अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लाउंज में। तो आज की वीडियो का हमारा बुनियादी मकसद होगा कि जो क्लास फर्स्ट ईयर है उसकी शॉर्ट स्टोरीज में से एक शॉर्ट स्टोरी आई हैव अ ड्रीम, उसे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि आई हैव अ ड्रीम के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बहुत ही बेहतरीन और आसान अल्फाज में आपको कन्वे किया जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम जानते हैं कि आई हैव अ ड्रीम एक पब्लिक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर की थी। अब ये जो स्पीच है ये बहुत ज्यादा प्रोलिफिक और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पीच थी कि जो भी रिसेंट टाइम्स के अंदर किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने कन्वे की। अब उन्होंने ये जो स्पीच थी उसे 28 अगस्त 1963 को डिलीवर किया ऑडियंस के सामने। ये स्पीच बहुत लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर जो चीज डिस्कस की गई वो ब्लैक पॉपुलेशन के लिए इक्वल फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ब्लैक्स पॉपुलेशन को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। जो ब्लैक्स थे उन्हें सैवेजेस समझा जाता था, कैनिबल समझा जाता था, और वो ऐसे दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे कि जहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी। ब्लैक पॉपुलेशन के पास इक्वल फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उनके पास सोशल राइट्स भी नहीं थे, इकोनॉमिक राइट्स भी नहीं थे, कल्चरल राइट्स भी नहीं थे, सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी नहीं थे। यानी वो हर लिहाज से एक इंफीरियर कॉम डिक्लेयर की जाती थी और मेजॉरिटी वो एज अ स्लेव काम करते थे व्हाइट्स के। तो इस चीज को जो ब्लैक्स के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने रेजिस्ट किया और जो इनकी स्पीच है वो बुनियादी तौर पर जो ये रेसिज्म है उसके क्रिटिक के तौर पर अपीयर हुई। अब उनकी जो स्पीच थी वो एक काउंटर नैरेटिव थी व्हाइट सुप्रीमेसी में। अब जो उनकी स्पीच थी वो एक काउंटर नैरेटिव था व्हाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट। अब व्हाइट सुप्रीमेसी क्या है? व्हाइट सुप्रीमेसी एक ऐसा आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो कहता है कि जो व्हाइट पॉपुलेशन, जो गोरे हैं, वो किसी सुपीरियर रेस से ताल्लुक रखते हैं और जो ब्लैक्स हैं वो इंफीरियर रेस से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए जो व्हाइट्स हैं उन्हें हर लिहाज से सुपीरियर प्रोटोकॉल्स चाहिए, जो ब्लैक्स हैं वो उनके स्लेव्स हैं और उनके स्लेव्स के तौर पर एक्ट करें। अब लिटरेचर के अंदर एक चीज काउंटर नैरेटिव होती है। ये वर्ड आपको ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच थी वो व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव था कि जिसने जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, ब्लैक्स जो हैं इंफीरियर हैं, कैनिबल्स हैं, और व्हाइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं, उसकी बुनियाद को हिला दिया था। अब जो उनकी स्पीच थी उसकी बुनियाद कहां पर थी? उनकी स्पीच के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई। यानी हम कह सकते हैं कि उनकी स्पीच के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी परपेचुएट करवाई गई वो ब्लैक पॉपुलेशन के लिए इक्वल राइट्स की थी। अब उन्होंने जो अपनी स्पीच थी वो वाशिंगटन डीसी के अंदर लिंकन्स मेमोरियल के ऊपर डिलीवर की, जहां पर 2,50,000 सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट मौजूद थे। अब हमने क्योंकि ब्रीफ सा बैकग्राउंड बांध लिया है तो जो टेक्स्ट है पार्ट 1 का जो हमारा कोर्स है उसे स्टडी कर लेते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद इंडोर्स हो सके। तो सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इनिशियल रिमार्क्स से होता है। अब इनिशियल रिमार्क्स में मार्टिन लूथर किंग के जो रिमार्क्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो सोलेस और कंफर्ट के वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनके लोग हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, वो बहुत दुख और तकलीफ सह के वहां पर पहुंची है। तो वो उन्हें सोलेस देते हैं, वो उन्हें कंफर्ट देते हैं, वो उन्हें कॉम्पनसेट करते हैं कि मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आप में से बहुत सारे लोग जेलों से आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग जुल्म और सितम सहकर आए हैं। तो यहां पर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, आई एम नॉट unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations। यहां पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत दुख, तकलीफ, रंजो अलम सहकर यहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें व्हाइट सुप्रीमेसी के वर्स्ट जो इंपैक्ट्स हैं उनका सामना करना पड़ा है। In this particular paragraph, Martin Luther King sheds lights upon the sufferings of black Negroes। अब नीग्रो बुनियादी तौर पर एक हेट्रेट का वर्ड है कि जो उस जमाने में या अभी भी ब्लैक पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग ने जो ब्लैक निगर्स थे या नीग्रोस थे, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, उनकी जो सफरिंग्स थी, उनके जो पैंग्स थे, उनके जो दुख थे, उनके जो तकलीफ थे, उनके ऊपर लाइट शेड करने की कोशिश की। मैसेज ऑफ होप।
अब इस स्पीच के दौरान उन्होंने क्या किया कि जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनके इक्वल राइट्स की बात की। वो अपने लोगों को ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत होपफुल हैं। हर पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होता है फ्यूचर को लेकर। वो जानता है कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर बेहतरी आ सकती है, और इसी बुनियाद पर वो अपने लोगों की जहन साजी करता है और उन्हें तैयार करता है स्ट्रगल्स के लिए। He was optimistic that one day this situation will get changed. अब मार्टिन लूथर किंग ऑप्टिमिस्टिक थे कि एक ना एक दिन आएगा कि ये सिचुएशन तब्दील हो जाएगी और जो ब्लैक्स होंगे उन्हें भी उनके पोटेंशियल की बुनियाद पर सोसाइटी के अंदर मकाम मिलेगा, और जो वाइट सुप्रीमेसीज या जो वाइट्स की बालादस्ती है वो खत्म हो जाएगी और अमेरिकन ड्रीम इन अ ट्रू सेंस प्रिवेल करेगा। Let us not wallow in the valley of despair। यहां पर मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि हमें होपलेस नहीं होना, हमें हमेशा होपफुल रहना है, हमेशा ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा करना है। अमेरिकन ड्रीम, अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम को समझने से पहले मार्टिन लूथर किंग के ड्रीम को उसके साथ लिंक कर लेते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम था अपनी कम्युनिटी के साथ, वो जो ड्रीम था वो अमेरिकन ड्रीम्स के साथ मिलता जुलता था। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम एक कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अमेरिकन ड्रीम क्या कहता है? अमेरिकन ड्रीम कहता है कि अमेरिका आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज फराहम करेगा। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की बुनियाद पर आप अमेरिका के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, किस कलर से ताल्लुक रखते हैं, किस क्रीड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस ये चीजें देखी जाएं तो इन प्रैक्टिस ये चीजें अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। हम कह सकते हैं कि अमेरिकन ड्रीम फॉल्स कॉन्शियसनेस है। अब फॉल्स कॉन्शियसनेस की टर्म कहां से आई? फॉल्स कॉन्शियसनेस की टर्म हमारे पास बुनियादी तौर पर आई मार्क्सिज्म से। मार्क्सिस्ट एनालिसिस को आप स्टडी करें तो उसके अंदर एक टर्म फॉल्स कॉन्शियसनेस आएगी। फॉल्स कॉन्शियसनेस क्यों लोगों के अंदर मुतारिफ करवाई जाती है और फैलाई जाती है कि लोगों की जो वफादारियां हैं वो हासिल की जाएं। अब अमेरिकन ड्रीम कॉन्सेप्ट है कि जो कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ एक ढकोसला है, यानी एक हॉक्स है। इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की वफादारियां हासिल की जाएं और लोगों को ये बावर करवाया जाए कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अमेरिका के अंदर। I still have a dream, it's a dream deeply rooted in American dream। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि जो मेरा ड्रीम है वो मुताबिकत रखता है अमेरिकन ड्रीम से। ऑप्टिमिज्म, अब साइकोलॉजी के अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट बिलोंग करते हैं। वन ऑप्टिमिज्म, सेकंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या है? या ऑप्टिमिस्टिक लोग वो होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं, और जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं वो फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा मायूस होते हैं। हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, वो हमेशा जो ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर है आपको फ्यूचर के दिखाते हैं। आप इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश के सिनेरियो के अंदर देख लें तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर देते हैं फ्यूचर की। लेट्स सपोज पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो मुस्लिम लीग के झंडे तले मुस्लिम्स को जमा किया और उन्हें ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाए। अगर आप मोहनदास गांधी जी को देखें जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाए, और जो बंगाल के रेवोल्यूशनरी लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन को एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाई थी फ्यूचर की। मार्टिन लूथर किंग पेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ हिज ओन पीपल। अब मार्टिन लूथर किंग ने भी यही किया था कि उन्होंने जो फ्यूचर था उसकी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर बताई। लोगों को कहा कि ये जो सिचुएशन है कि जिसके अंदर उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उन्हें बदतरीन नजर से देखा जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा निचले दर्जे पर सोशल सेटअप के अंदर रखा जाता है, वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और एक ना एक दिन इन मामलात में बेहतरी जरूर आएगी। आई हैव अ ड्रीम दैट one day this nation will rise up and live out
the true meaning of its creed, we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है कि तमाम जो लोग हैं वो इक्वल हैं, इक्वलिटी के ऊपर खुदा ने उनको जन्म दिया है अपनी कम्युनिटी के लिए। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक ना एक दिन आएगा कि ये जो मेरी कम्युनिटी है ये अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करेगी और जो अपनी क्रीड के ट्रू मीनिंग्स हैं उसके मुताबिक जीना शुरू करेगी। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will be not judged by the color of their skin but by the content of their character. अब मार्टिन लूथर किंग ये चाहते थे कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो ब्लैक्स हैं, उन्हें जज किया जाए उनके पोटेंशियल से, उनके कैरेक्टर से, उनकी इंटेग्रिटी से, उनके स्किन कलर से ना उनको जज किया जाए। जो डिस्कोर्सेस परपेचुएट करवा दिए गए हैं कि व्हाइट्स जो हैं वो सुप्रीम हैं, ब्लैक्स जो हैं वो कैनिबल्स हैं या सैवेजेस हैं, जो व्हाइट्स हैं वो सेंटर के ऊपर हैं और जो ब्लैक्स हैं वो पेरिफेरी के ऊपर हैं, इसको चेंज किया जाए और इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, अब इस चैप्टर के अंदर इक्वालिटी और ब्रदरहुड की भी बात की गई है। उनका जो ड्रीम है वो इक्वालिटी और ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, यानी वो कहता है कि तमाम लोग इक्वल हैं और वो ये भी कहता है कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान भाईचारा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्टिन लूथर किंग ना सिर्फ ये कहते हैं कि उनके लोगों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि एक भाईचारे की फिजा कायम होनी चाहिए कि जिसके अंदर ब्लैक्स और व्हाइट्स जो हैं वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के तौर पर रहें और अपनी जो कंट्री है उसके प्रोग्रेस के अंदर वो कंट्रीब्यूट करें। During his speech, he criticizes the governor of Alabama owing to racist policies. उस जमाने के अंदर जो अलाबामा के गवर्नर्स थे वो भी रेसिज्म का शिकार थे, यानी जो हुकूमती शख्सियात थी उनके अंदर भी व्हाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट मौजूद था, वो भी रेसिस्ट पॉलिसीज के हक में बयान दिया करती थी। इस स्पीच के अंदर उन्होंने गवर्नर ऑफ अलाबामा को क्रिटिसाइज किया उसके रेसिस्ट पॉलिसीज के वजह से। तो यहां पर मार्टिन लूथर कहते हैं, I have a dream that one day the state of Alabama, whose governors lips are presently dripping with the words of imposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. इसको पहले भी एक्सप्लेन किया, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, गवर्नर ऑफ अलाबामा को क्रिटिसाइज किया कि जो उसके लिप्स हैं उनके अंदर से जो रेसिस्ट नजरियात पॉप आउट हो रहे हैं वो खत्म होंगे। एक दिन ऐसा आएगा और एक ऐसा दिन भी आएगा कि जब ब्लैक और व्हाइट पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के तौर पर चलेंगे। सॉन्ग ऑफ प्रेज, यहां पर सॉन्ग ऑफ प्रेज का भी जिक्र किया गया है। अब मार्टिन लूथर किंग इतने ज्यादा होपफुल हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो गॉड्स चिल्ड्रन, उसने कहा कि वो ये सॉन्ग ट्रू मीनिंग को लेकर गाएंगे। My country, taste of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died, land of pilgrims' pride, from every mountain side let freedom bring। यहाँ पर फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड की बात की गई है और स्पेसिफिकली यहाँ पर फ्रीडम को फोकस किया गया है कि हर माउंटेन से, हर जगह से, पूरी जमीन से फ्रीडम की आवाज आएगी और फ्रीडम ही रिंग करेगा। अब जो उनका स्पीच का एक पर्टिकुलर सेक्शन था वो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के साथ डील करता था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करता था, यानी फ्रीडम एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, आजादी एज अ कॉन्सेप्ट क्या है और आजादी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो आजादी का कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। उससे आप जो कंट्री की प्रोग्रेस है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसे और कंट्री की प्रोग्रेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। फ्रीडम, अब 1863 के अंदर एक इमेंसिपेशन एक्ट आया था कि जिसके अंदर जो स्लेवरी का इंस्टीट्यूट था, जो स्लेवरी थी, उसे अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मार्टिन लूथर, वो अभी तक कंफ्यूज हैं कि 1863 में इमेंसिपेशन एक्ट आया लेकिन ब्लैक्स जो हैं वो अभी तक फ्री नहीं है, अभी तक उन्हें स्लेवरी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसने अपने लोगों को मोटिवेट किया कि वो फ्रीडम की स्ट्रगल के अंदर अपने आप को एंगेज करें और अपने आप को स्लेवरी से फ्री करने की कोशिश करें।
लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम स्नो कैप्ड रोकीज ऑफ कोलोराडो। यहाँ पर वो इस अज़म का अयादा करते हैं कि फ्रीडम जो है वो हर डायरेक्शन से आना चाहिए, यानी हमें मिलकर जो है अपने आप को फ्री करना है, इसके लिए चाहे हमें जितनी मजीद कुर्बानियां देनी पड़े। लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम कर्वेकियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी जो कैलिफोर्निया की आड़ी तिरछी चोटियां हैं वहां पर भी फ्रीडम वहां से आना चाहिए। इट इज द ओनली देन वी कैन अटेन फ्रीडम। इसी स्ट्रगल की बुनियाद पर हम फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। तो लास्ट में जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं उसके अंदर एक और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर यहां पर पेंट की गई है, जिसके अंदर मार्टिन लूथर कहते हैं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड होपफुली आपने वीडियो को पसंद किया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।